please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. बड़ी खबर अनुराग ढांडा हम तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्विटर पर एक फोटो पोस्ट कर यह दावा किया है कि केरल में सीपीएम के एक पोस्टर में उत्तर कोरियाई तानाशाह किम जोंग उन की तस्वीर लगाई गई है। पात्रा ने सीपीएम पर तंज कसते हुए ये लिखा है कि उम्मीद है कि सीपीएम के लोग बीजेपी आरएसएस दफ्तर पर मिसाइल अटैक नहीं करवाएगी। तो ये बड़ी खबर जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने ये जो पोस्टर लगाया गया है उस पर तंज कसा है। सीपीएम पर तंज कसते हुए ये कहा है कि उम्मीद है कि सीपीएम के लोग बीजेपी आरएसएस दफ्तर पर मिसाइल अटैक नहीं करवाएगी। तो हालांकि आपको बता दें कि केरल में संघ और बीजेपी के कार्यकर्ताओं और वाम पार्टी के बीच जो संघर्ष के किस्से हैं वो काफी आम है। इससे पहले भी हमने देखा था दोनों ही पक्षों के जो कार्यकर्ता है खूनी संघर्ष में मारे भी जा चुके हैं। और अब इस पोस्टर को लेकर संबित पात्रा ने यह तंज कसा है सीपीएम के पोस्टर में किम जोंग। हालांकि इससे पहले भी आपको बता दें कि सीपीएम इससे पहले भी कार्ल मार्क्स, रूस के राष्ट्रपति और साथ ही साथ लेनिन की तस्वीरों का भी इस्तेमाल कर चुका है। तब भी यह विषय इस तरह से उठा था। अनुराग ढांडा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, क्या यहां देखे इससे पहले भी इसी तरह के मामलों में दोनों कार्यकर्ता, अगर हम देखें दोनों ही पक्षों के, चाहे वाम पार्टी के हों, संघ बीजेपी के हों, मारे जा चुके हैं ऐसे ही खूनी संघर्ष में इससे पहले भी इसी तरह के? देखिए, बिल्कुल क्लैश वहां पर लगातार चल रहा है और तमाम प्रयासों के बावजूद आरएसएस लगातार ये आरोप लगाता है कि लेफ्ट की तरफ से इस तरीके के हमले हो रहे हैं और लेफ्ट वहां पर लगातार ये आरोप लगा रहा है कि आरएसएस इस तरीके की हिंसक वारदातें करने की कोशिश कर रहा है जिससे वहां अशांति फैली हुई है। और आप लेटेस्ट भी अगर देखिए, संबित पात्रा ने जिस तरीके से ट्वीट किया है, एक वो पोस्टर जारी करते हुए बता रहे हैं कि किम जोंग उनके पोस्टर पर नजर आता है, लेफ्ट के पोस्टर्स पर नजर आता है। साफ तौर पर आइडियोलॉजी पर आरोप लगा रहे हैं कि वो विदेशी आइडियोलॉजी को यहाँ लाने की कोशिश करते हैं। इस तरीके का बीजेपी आरोप भी लगाती रही है कि चाइना से इन्फ्लुएंस होते हैं या बाहर से इन्फ्लुएंस है उनकी आइडियोलॉजी और उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं। तो ये तमाम चीजें संघर्ष में तब्दील होती हैं और वहां पर इस वक्त जो सिचुएशन है वो बिल्कुल गर्म सिचुएशन है। कोई भी इस तरीके का क्लैश वो खूनी संघर्ष में निश्चित रूप से, और इस चीज को कहीं ना कहीं वो और बढ़ावा देती है। तो आइडियोलॉजी पर साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं, तंज कस रहे हैं। शुक्रिया अनुराग। जनक दवे बड़ी खबर दे रहे हैं गुजरात चुनावों को लेकर, जिसमें ईवीएम में गड़बड़ी का मुद्दा उछल रहा है। कांग्रेस हो या फिर पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका जता रहे हैं। हार्दिक पटेल ने इधर एक बार फिर ट्वीट कर ईवीएम को हैक करने की तैयारी की आशंका जताई है। इधर कांग्रेस नेता अल्पेश ठाकुर ने न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में ये कहा है कि ईवीएम पर अगर सवाल उठाए जा रहे हैं तो लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग को इसे लेकर पहल करनी चाहिए। जो ट्वीट किया है हार्दिक ने, जिस ट्वीट करके आशंका जताई है वो हम आपको दिखा दें। वो ट्वीट है, अहमदाबाद की एक कंपनी के द्वारा 140 सॉफ्टवेयर इंजीनियर के हाथों से 5000 ईवीएम मशीन के सोर्स कोड से हैकिंग की तैयारी है। लेकिन उस बीच क्या लगता है आपको, क्योंकि ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी आपकी जो एप्लीकेशन थी उसको दरकिनार कर दिया है, नहीं माने उस मामले। मुझे ताजुब ये होता है यार, वीवीपैट क्यों लगाया? तो फिर आपने वीवीपैट लगाया तो उसकी पर्चियों की भी गिनती कर लीजिए। देखिए, चुनाव आयोग को ही आगे आना चाहिए। ये चुनाव आयोग के कार्यक्षेत्र के अंदर है। चुनाव आयोग को वो पावर है, जब बार बार ईवीएम पे सवाल उठ रहे हैं तो चुनाव आयोग को ये करना है कि वीवीपैट और मशीन दोनों की गिनती कर दीजिए, पूरी गिनती कर दीजिए। तो एक ही बार में सब लोगों को जो शक है, डाउट्स है, वो निकल जाएगा और फिर कोई भी सवाल नहीं खड़ा होगा। तो मैं तो चुनाव आयोग से विनती करता हूँ, पर्चियों की और मशीन की दोनों की गिनती कर लीजिए और दोनों अगर मैच होते हैं, कोई गड़बड़ी नहीं आती है, तो फिर दोबारा चुनाव आयोग पे कोई सवाल भी नहीं करेगा और निष्पक्ष होगा, लोगों को भी भरोसा होगा और राजनीतिक पार्टियों को भी भरोसा होगा। अल्पेश भाई, ये समझाइए, आप एक और ये कह रहे हैं कि 120 से ज़्यादा सीटें आप जीत रहे हैं, दूसरी ओर ईवीएम पर भी सवाल उठा रहे हैं, तो ये कैसे मुमकिन होगा? नहीं, सवाल नहीं, लोगों के भरोसे का है। लोगों को अगर वीवीपैट लगा है तो गिनती कर लीजिए ना। मैं पूरा आश्वस्त हूँ, 104 107 से ज़्यादा सीटें जीत के कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। पर
जब चुनाव आयोग पे ये डाउट्स हो रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो उस पे लोगों को, चुनाव आयोग को आगे आना चाहिए, लोगों को भरोसा हो, इस तरह की गिनती हो तो फिर दोबारा ऐसा सवाल ही ना उठे। इसके लिए चुनाव आयोग में ये लास्ट बार गुजरात के अंदर ये कर देना चाहिए। इधर महाराष्ट्र से बीजेपी के राज्यसभा सांसद संजय काकड़े ने बगावती सुर अख्तियार करते हुए गुजरात में बीजेपी की हार की भविष्यवाणी की है। संजय काकड़े ने न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में यह दावा किया है कि गुजरात में बीजेपी हार सकती है और चुनाव के नतीजे सर्वे से अलग हो सकते हैं। काकड़े ने यह भी दावा किया है कि अगर पार्टी जीती भी तो भी ये केवल और केवल पीएम मोदी का ही करिश्मा होगा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। उन्होंने बयान के बाद सफाई भी दी और कहा कि पार्टी को सच बताना बगावत नहीं है और वो बीजेपी में ही हैं। सर ये बताइए कि सब लगभग सब मीडिया वाले, सब सर्वेक्षण करना जो कर रही संस्था, वो सब बोल रहे हैं कि बीजेपी जीतेगी, लेकिन मैंने जैसे बोला कि योगेंद्र यादव और आप दोनों ही बोल रहे। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? आपका सर्वे क्या कहता है? नहीं, जैसे आपने बताया अभी कि सब चैनल बोलते हैं कि कम से कम 92 और ज़्यादा से ज़्यादा 135 सीट बीजेपी की आएगी। ये जो मैंने भी चैनल पे देखा है, मगर सभी चैनल ने एक तरीके से और एक निगेटिविटी दिखाई थी कि ये जो इलेक्शन हुए वो डेवलपमेंट के मुद्दे पे हुई नहीं थी। वो आप ही बोल रहे हो, सभी चैनल बोल रहे हो जिन्होंने ये प्रचार हुआ कि विकास पगला हो गया और विकास का नाम भी नहीं लिया। विकास का नाम नहीं लिया, वही मैं बोल रहा हूँ, डेवलपमेंट पे इलेक्शन नहीं हुई, इमोशनल पे इलेक्शन हुई। और निगेटिविटी चीज़ जो हमने सर्वे किया है वो डिस्ट्रिक्ट एरिया में ज़्यादा जाके किया है। शहरी भाग में जो सिटीज़ कहा जाती है उसमें 30% सर्वे हुआ है और 70% जो डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। जो आपने भी देखा रहेगा कि निगेटिविटी मुद्दे हमारे पास बहुत थे। भारतीय जनता पक्ष गुजरात में 22 साल से सत्ता पे है। एंटी इनकम जो कि देश में सिर्फ पश्चिम बंगाल में 25 साल कम्युनिस्ट पार्टी। अभी आप बताओ, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि पुणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में आपने आंकड़ा बताया, भले भले लोग बोल रहे थे क्या है, लेकिन जब सामने नतीजा आया तो सब चौंक पड़े। क्या है आपका आंकड़ा, बताई दीजिए। नहीं बोल सकता हूँ कि नंबर मैं नहीं बता सकता हूँ अभी। मुझे इतना ही मालूम है कि भारतीय जनता पक्ष सत्ता बना नहीं पाएगी और कांग्रेस सत्ता बना पाएगी। उतनी सीट कांग्रेस को मिलेगी जितनी सत्ता बनाने के लिए जरूरी है, उतनी सीट हमें नहीं मिलेगी जितनी सत्ता बनाने के लिए रखते हैं। अगर सत्ता हम बनाते तो मुझे खुशी होगी, मगर प्रैक्टिकल जो बातें वो मैं बता रहा हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि मोदी जी नंबर 1 लीडर जैसे नेहरू और गांधी घराने से भी बड़े नेता हो। अगर गुजरात आती हो तो सबसे बड़े नेता। इधर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने भी एग्जिट पोल के नतीजों को सिरे से नकार दिया है। वीरभद्र सिंह ने यह कहा है कि हिमाचल प्रदेश के नतीजों में सभी एग्जिट पोल्स गलत साबित होंगे। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस 68 सीटों में से 36 पर जीत दर्ज करेगी। आपको किस तरह की उम्मीद है सर? आप क्या कहेंगे चुनाव को लेकर? नहीं, हमें पूरी उम्मीद है कि हमें पूर्ण बहुमत प्राप्त होगा और ये कोई कंजक्चर के ऊपर नहीं है, ये हकीकत के ऊपर है। सर राजनीतिक पंडित तो ये मानते हैं कि इस बार जो है बीजेपी को बहुमत दे रहे हैं और एग्जिट पोल भी, जिसको कि आप नहीं मान रहे हैं, एग्जिट पोल भी ये कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी 40 से ऊपर जाएगी। आपने जनता की नब्ज टोटो लिया, आप क्या कहेंगे सर? एग्जिट पोल तो जो हुआ है इट इज़ ए बिग फ्रॉड। ये बिल्कुल एक मैनिपुलेटिव चीज़ है और एक गलत तस्वीर पेश करने की कोशिश की गई है। और जहाँ तक चुनाव की जब गिनती होगी तब खुद देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी जो है आगे बढ़ेगी। सर आप कितनी सीटों को लेकर मान चल रहे हैं? हालांकि आपका एक कहना है कि 36 सीटें जो जादवी का आंकड़ा है वो हमारे पास होगा, इसके अलावा आप क्या मानते हैं और कितनी उम्मीद है आपको जनता से? हमारी 68 सीटें हैं असेंबली में, उसमें मिनिमम हम 36 सीटें हासिल करेंगे। और जो सर बीजेपी कह रही है कि जो 4-5 एजेंसियों ने एग्जिट पोल किया है तो कहीं ना कहीं वो सच्चाई के नज़दीक नहीं आते क्या पोल? झूठ का पुलिंदा है और मैनिपुलेटेड है। हम ये हमें भी मालूम है कि कहाँ से मैनिपुलेट हुआ है, ये दिल्ली से मैनिपुलेट हुआ है और वहाँ से एक खबर भेजी कि ये कहिए और सारे हिमाचल प्रदेश के जो पत्रकार हैं उन्होंने उसको सच मानकर आगे किया। एक और बड़ी खबर अरुण सिंह हम तक पहुंचा रहे हैं।
लाल कृष्ण आडवाणी के पूर्व सहयोगी सुधींद्र कुलकर्णी ने राहुल गांधी की सराहना करते हुए ये कहा है कि देश के अगले प्रधानमंत्री राहुल गांधी हो सकते हैं। सुधींद्र कुलकर्णी ने ये कहा कि राहुल गांधी 2019 या फिर 24 में प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे। कुलकर्णी के मुताबिक भारत को राहुल जैसे नेता की जरूरत है। कुलकर्णी ने यह भी कहा कि कहीं ना कहीं जनता की उम्मीदें राहुल गांधी से जुड़ रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हट रही हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी प्रचार ज्यादा करते हैं और काम कम करते हैं। सुधींद्र कुलकर्णी पहले भी विवादों में रहे हैं। कुलकर्णी ने 2015 में पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी को अपनी किताब के विमोचन के लिए मुंबई आने की दावत दी थी, जिसके बाद शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने उनके ऊपर कालीख पोत दी थी। और दृढ़ हुआ है और पक्का हुआ है कि भारत के भविष्य के प्रधानमंत्री राहुल गांधी ही होंगे। इसका कारण है कि कहीं ना कहीं लोगों में नरेंद्र मोदी जी के परफॉर्मेंस के बारे में निराशा बढ़ती जा रही है। उन्होंने काफी कुछ अच्छा काम किया है, लेकिन प्रचार ज्यादा है और काम कम है, और लोग एक अल्टरनेटिव की तलाश कर रहे थे, और राहुल गांधी के रूप में एक अल्टरनेटिव उन्हें दिख रहा है, जो युवा है, यंग है, जो सभ्य है, अहंकारी नहीं है, संस्कारी है, सुसंस्कृत है। और पिछले कुछ 6-8 महीनों में, और विशेषतः गुजरात के इलेक्शन कैंपेन के दौरान, लोगों में एक भावना बन रही है कि ये तो राहुल गांधी में बदलाव आ रहा है, राहुल गांधी परिपक्व हो रहे हैं, और एक नरेंद्र मोदी से बिल्कुल अलग एक नेता उभर कर आ रहा है। और इधर उत्कर्ष चतुर्वेदी अगली खबर दे रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, जहां पर पूर्व बीजेपी विधायक जिप्पी तिवारी के 28 साल के बेटे वैभव तिवारी की हजरतगंज चौराहे पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। जिप्पी तिवारी डुमरियागंज से बीजेपी विधायक रह चुके हैं। जानकारी के मुताबिक कुछ बदमाशों ने विधायक के बेटे को पहले अपार्टमेंट के नीचे बुलाया और फिर गोली मारकर फरार हो गए। पुलिस फिलहाल मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पूर्व बीजेपी एमएलए वैभव तिवारी की हत्या, यही वैभव तिवारी हैं। कोई उसके दिमाग में विवाद था या क्या था, वो क्यों ऐसा कर डाला, इस विषय को मैं नहीं जान पाया। इसकी तहकीकात आप करें तो उनको आप गिरफ्तार करें। लाइसेंसी रिवॉल्वर था उनके पास या नहीं था, ये भी जानकारी में नहीं। किसी केस की प्रगति सार्वजनिक करना उचित नहीं है, और वो बहुत जल्दी उसमें सारी कार्रवाई हो जाएगी। कोई ऐसी सक्रियता की जानकारी हमारे पास नहीं थी, आपके पास भी मेरे ख्याल में कोई सक्रिय होने की जानकारी नहीं थी। अपराधी जमानत पे छूटा है तो वो एक लीगल प्रोसेस है। अब अगर उसने अपराध किया है तो पुलिस उसमें सख्त कार्रवाई करेगी। दुखद घटना है, इस पर हम कोई अभी टिप्पणी नहीं करना चाहते। व्यक्तिगत रंजिश का मामला था, लेकिन सारे अपराधी चिन्हित कर लिए गए हैं। पुलिस अपना काम तीव्रता से कर रही है, शीघ्र गिरफ्तारी होगी, जो भी कानूनी प्रक्रिया है उस हिसाब से कार्रवाई होगी। अपराधियों का बोलबाला लखनऊ में नहीं चलने पाएगा, और यह सिद्ध इतनी जल्दी सिद्ध होना भी अच्छी बात है। पुलिस की सक्रियता दिखाई दे रही है, कानून अपना काम कर रहे हैं। उत्कर्ष और विस्तार से हमें जानकारी दे रहे हैं। उत्कर्ष, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है, क्या कारण रहे, क्या कह रही है पुलिस, कहां तक पहुंची है पड़ताल उसकी? देखिए हिमानिया, पुलिस की जो पड़ताल है उसके हिसाब से माना ये जा रहा है कि वैभव तिवारी के जो कारोबारी कुछ मित्र थे, उन्हीं ने ये हत्या की है। 2 लोगों को के खिलाफ नामजद मुकदमा हुआ है और 2 लोगों को चिन्हित किया गया। हालांकि अभी दोनों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, लेकिन माना यही जा रहा है कि कोई कारोबारी विवाद था। दोनों ही लोग वैभव के जानने वाले थे, इसलिए उनके फोन पर वैभव अपने अपार्टमेंट से नीचे भी उतरे, और वहां जब किसी बात पर विवाद हुआ तो उन लोगों ने वैभव पर गोली चला दी, जिससे उसकी मौत हो गई है। 4 टीमें बनाई गई हैं पुलिस की, जो कि इस पूरे मामले में दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी में जुटी हुई है। 6 से 7 लोग हिरासत में लिए गए हैं, लेकिन जो दोनों मुख्य आरोपी हैं जिन्होंने इस पूरे के पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है, वो दोनों अभी तक पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। शुक्रिया उत्कर्ष।